नेपाल ने वो कर दिखाया है जो दक्षिण एशिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। रातों रात सत्ता का समीकरण बदल गया। संसद भंग हुई और देश को मिली पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री, जिसका नाम है सुशीला कार्की। वो महिला जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस रवैये के लिए जानी जाती है। लेकिन साथियों, सवाल जो उठते हैं वो बहुत सारे हैं। आखिर वो कौन सा तूफान था जिसने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी हिला दी, रातों रात हिला दी? कैसे एक जनरेशन जी आंदोलन ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया? और कौन है सुशीला कार्की, जिनके आने पर पूरा काठमांडू आज जश्न में डूबा हुआ है? वो काम जिसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस 1 साल से नहीं कर पाए, नेपाल ने चुटकी में ही कर दिखाया। आखिर नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया और इस फैसले का असर भारत समेत पूरे पड़ोसी देशों पर क्या होने वाला है? ये सभी सवाल आपके भी मन में गूंज रहे होंगे। तो आइए ये पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। बीते हफ्ते नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जबरदस्त गुस्सा फूटा। आप सबने देखी वो वीडियोस जो नेपाल से आई, वो दर्दनाक तस्वीरें। जेन जी यानी जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा है, वो इस आंदोलन का चेहरा बने। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, कर्फ्यू की परवाह भी नहीं की, पुलिस ने गोलियां चलाई। कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक घुस गए, आगजनी हो गई, संसद जला दिया गया और पता नहीं क्या क्या हुआ। जनता की मांग थी कि अब बदलाव चाहिए, अब ईमानदार नेतृत्व चाहिए। इस बढ़ते दबाव में मंगलवार को पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी रात सोशल मीडिया पर लगा जो प्रतिबंध था वो भी हटाना पड़ा। ये सिर्फ विरोध नहीं था साथियों, ये नेपाल की नई पीढ़ी की हुंकार थी कि भ्रष्टाचार खत्म करो। वहीं शुक्रवार रात को काठमांडू के शीतल निवास में 73 वर्षीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा भंग करने की घोषणा की और 21 मार्च 2026 को चुनाव की तारीखें भी तय हो गई। जी हाँ, शपथ लेते ही कार्की ने स्पष्ट संदेश दिया कि हम सत्ता में बैठे रहने के लिए नहीं आए हैं, जनता को चुनाव दिलाने के लिए आए हैं। ये कदम दिखाता है कि कार्की सत्ता लोलुप नहीं है। जबकि बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मोहम्मद यूनुस 1 साल से चुनाव की तारीख तक तय नहीं कर पाए। इस शपथ समारोह के बाद काठमांडू की सड़कों पर जेन जी ने पटाखे फोड़े, नारे लगाए, जीत हुई है उनकी। राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर हजारों युवा रात भर जश्न मनाते रहे। अगले ही दिन कर्फ्यू हटने के बाद युवाओं ने देश भर में सफाई अभियान भी शुरू किया। सड़कें, डिवाइडर, सरकारी इमारतें रंगी गई। दुकानों, मॉल्स और बाजारों में रौनक लौटने लगी है। नेपाल धीरे धीरे सामान्य होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे आंदोलन में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन युवा जो है जिसने आंदोलन छेड़ा वही अब सड़क पर उतर आया है नेपाल को पहले जैसा खूबसूरत बनाने के लिए। अब बताती हूँ सुशीला कार्की के बारे में, उनका सफर जो संघर्ष से शिखर तक पहुंचा। उनका जन्म हुआ 7 जून 1952 विराटनगर, एक साधारण किसान परिवार में। 7 भाई बहनों में सबसे बड़े, संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी की। 1971 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक, 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर, 1978 में कानून की डिग्री, 1979 से वकालत और फिर 3 दशक की न्यायिक सेवा। जुलाई 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। उनकी छवि जो है वो है जीरो टॉलरेंस वाली। जज भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले के लिए मशहूर रही हैं वो। इससे पहले जो शेर बहादुर देउबा सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश भी की, पर जनता और वकीलों के दबाव में प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। क्यों खास है उनका पहला फैसला, ये भी बताती हूँ। शपथ के तुरंत बाद प्रतिनिधि सभा को भंग करना, 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का ऐलान करना,
ये कदम साफ बताता है कि वे पावर होल्ड नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने आई। वहीं बांग्लादेश में जैसा मैंने आपको बताया कि मोहम्मद यूनुस 1 साल से चुनाव टालते रहे, जिसकी वजह से जनता अब और नाराज हो गई है। नेपाल का संदेश है कि लोकतंत्र जनता का है, नेताओं का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको बधाई दी है। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि नेपाल के साथ विकास साझेदारी जारी रहेगी। हमारा पड़ोसी देश इस कदम को दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की जीत मान रहा है। नेपाल की जनता की उम्मीदें और संविधान की जो बहस है वो भी आपको बताती हूँ। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है, ऐसा जेन जी का मानना है। अब बताती हूँ कि नेपाल की जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं और संविधान की क्या बहस है। सबसे पहला कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन जो है वो जरूरी है। काठमांडू निवासी लीला लोइटेल और कई नागरिकों ने कहा कि अब देश को नए युग की जरूरत है। कैबिनेट में वकील, जज, शिक्षक, डॉक्टर्स जैसे विशेषज्ञ शामिल हो ताकि प्रशासन मजबूत हो। लोग चाहते हैं कि अंतरिम सरकार चुनाव तक स्थिरता और पारदर्शिता लाए। 21 मार्च 2026 को आम चुनाव का ऐलान किया गया है, लेकिन 6 महीने की ये जो अंतरिम सरकार बनी है उसका क्या मकसद है? देश में स्थिरता लाना, चुनाव की तैयारी करना, भ्रष्टाचार पर सख्ती करना, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना। और इस बीच उन्हें कई चुनौतियां भी आने वाली है, जिसमें से पहला है हिंसा के बाद भरोसा बहाल करना, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना। दोस्तों, नेपाल ने जिस तरह रातों रात अपनी किस्मत बदलने का फैसला लिया वो सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय करता है। सोचिए, जहां दुनिया के कई देशों में सरकारें कुर्सी बचाने के लिए सालों तक चुनाव टालती है, वहीं नेपाल ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत जनता के हाथ में होती है। जेन जी के युवा जो कल तक सड़कों पर नारे लगा रहे थे, आज अपने हाथों से काठमांडू की सड़कों को रंग रहे हैं। ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं है, ये एक नए नेपाल का प्रतीक है जहां डर की जगह उम्मीद ने ले ली है। सुशीला कार्की का पहला ही फैसला 6 महीने में चुनाव ये संदेश देता है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है, ना ही ताज पहनकर बैठने के लिए। एक ऐसी महिला जो किसान परिवार से निकलकर वकालत, न्यायपालिका और अब देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची है, वो हर उस लड़की और हर उस आम इंसान की उम्मीद बन गई है जो सोचता है कि बदलाव संभव है। लेकिन असली कसौटी अब शुरू होने वाली है। क्या कार्की इस जन आंदोलन की ऊर्जा को बनाए रख पाएंगी? क्या नेपाल भ्रष्टाचार की जकड़न तोड़ पाएगा? और क्या आने वाले चुनाव वाकई पारदर्शी और शांतिपूर्ण होंगे? यही वो सवाल है जिन पर सिर्फ नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि काठमांडू की गलियों में जो नई सुबह उगी है उसने पूरे दक्षिण एशिया को संदेश दिया है कि जनता जागे तो कोई ताकत लोकतंत्र को रोक नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि आज नेपाल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उम्मीद, साहस और सच्चे लोकतंत्र की सबसे ताज़ा मिसाल बन गया है। इस पूरे मामले पर इस पूरी जो रिपोर्ट थी वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नेपाल की पूरी कहानी जो है वो सब तक पहुंच सके। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और रोमांचक खबरों के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, और देखते रहिए हमें।